Almost everyone wants to join Google, and most people think DSA is all you need to get there. If that's true, then getting into Google must be easy, right? Let's find out. Hi everyone, I am Priyanka, a software engineer at Google, and I recently graduated from IIT Mandi. This is episode 1 of my series, How I Got into Google. In this series, I'll share my complete journey from first semester to final year, where I studied the projects I built, my mistakes, learnings, and literally everything that helped me get into Google. So make sure you watch the video till the end. Now let's get started. So I am from 2021 बैच जिन्होंने 4 मेंस के पेपर दिए थे और हमारा एडवांस अक्टूबर में जाके ख़त्म हुआ था। तो मतलब बहुत ऑब्वियस है कि हमारा कॉलेज भी लेट स्टार्ट हुआ होगा। हमारा कॉलेज स्टार्ट हुआ था दिसंबर में एंड हमारा फर्स्ट सेमेस्टर सिर्फ 2 महीने का था। 2 महीने में क्या तो मैं एक्सप्लोर करती और क्या मैं कोडिंग स्टार्ट करती, राइट? तो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्यूटर का बस एक ही कोर्स था, दैट वाज पाइथन, और वो बहुत ही बेसिक सा पाइथन सिखा रहे थे। मेजर थ्योरी था और थोड़ा बहुत बेसिक कोड था। दैट वाज माय फर्स्ट टाइम कि मैं कुछ कोड कर रही थी और आई वाज टू बैड, लिटरली टू बैड। तो उस टाइम तो मेरा कोडिंग से भरोसा उठ गया था कि भाई मेरे बस का तो नहीं है। फिर हमारा स्टार्ट हुआ सेकेंड सेमेस्टर। तो फरवरी में हमारा सेकेंड सेम स्टार्ट हुआ था और सेकेंड सेम का फर्स्ट हाफ हम ऑनलाइन थे और मार्च के एंडिंग में हमें कॉलेज बुलाया था। तो जो ऑनलाइन था वो काइंड ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर जैसा ही गया था कि एकेडमिक्स करो, पेपर दो, फ्रेंड्स से ऑनलाइन बात करो, और वही सब चल रहा था। और कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रही थी मैं, विच आई विल नॉट रिकमेंड। करना चाहिए एंड मे बी अगर हम ऑनलाइन नहीं होते, कॉलेज में होते, तो एक दूसरे को देख के थोड़ा बेटर इम्प्रूव करते। बट ओके, उसके बाद हिमाचल में कॉलेज है, पहाड़ों के बीच में, तो एक्सप्लोर करना तो बनता है ना। एंड उसमें सारा सेमेस्टर चला गया और फिर मई के एंड में हमारे एंड सेम ख़त्म हुई है और जून के फर्स्ट वीक में हमें रिज़ल्ट मिला, जिसमें मुझे पता चला कि मेरा ग्रेड तो बहुत ही ख़राब आया है एंड वो 7.5 से कम सीजी थी, तो बढ़ानी थी वो। और अभी इलेक्ट्रिकल के कोर्स स्टार्ट होने वाले थे। तो फॉर दोज हु डोंट नो, आई वॉज नॉट फ्रॉम कंप्यूटर साइंस ब्रांच, आई वॉज फ्रॉम इलेक्ट्रिकल ब्रांच। और फर्स्ट ईयर में सारे सब्जेक्ट सबके लिए कॉमन होते हैं, बट सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स तुम्हारे कोर सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो और ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाले थे और मुझे अपनी सीजी सही करनी थी। 7.5 से ऊपर तो लानी ही लानी थी। तो एक वो टेंशन दिमाग में चल रही थी और दूसरी ये टेंशन हो गई थी कि पाइथन में मेरा ग्रेड बहुत ही गंदा आया था। मतलब उसके बाद तो बहुत ऐसे डर बैठ गया था कि भाई कोडिंग कैसे करूँगी मैं। तो उस टाइम मेरे को हो गया कि यार मैंने ना तो 11th-12th में कोडिंग की है, ना मैंने फर्स्ट ईयर में कोडिंग की। तो बहुत सारे लोग जो भी मेरे बैच के थे वो ऑलरेडी मुझसे आगे थे, तो बहुत ज़्यादा ऐसे था मुझे कि मुझे बहुत कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा अगर मुझे उन लोगों से कम्पीट करना है। अगर मुझे ऐसे डिसेंट इंटर्न भी चाहिए ना, तो भी मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो फिर मैंने स्टार्ट किया, अपने ग्रेड वगैरह देख के मुझे मोटिवेशन आया, तो मैंने समर ब्रेक में स्टार्ट किया। तो हमारा समर ब्रेक जून और जुलाई 2 मंथ का समर ब्रेक था, बट उसमें हमें छुट्टियां नहीं मिली थी। उसमें हम कॉलेज में ही थे क्योंकि हमारा फर्स्ट सेमेस्टर बहुत छोटा था, तो वो कोर्सेज कवर करने के लिए हम वहीं पे थे। तो वहाँ पे मैंने अब स्टार्ट किया कि एक लैंग्वेज सीखते हैं एंड फिर सीनियर से पूछ के स्टार्ट किया कि C++ सीख लो, अच्छा है वो। तो मैंने कोड विद हैरी से C++ सीखना स्टार्ट किया, ऐसे जून के सेकेंड वीक से स्टार्ट किया था। और ऐसे 1 या 2 वीक्स के लिए बस लैंग्वेज सीखी थी। उसके बाद फिर मैंने DSA स्टार्ट कर दिया अपना कॉलेज से, और वीडियोस में जो बेसिक एरेज वगैरह होते हैं, स्ट्रिंग्स होती हैं, वो सब देखना स्टार्ट कर दिया। और उसके साथ साथ जो भी वो क्वेश्चन वीडियो में करवाते थे वही क्वेश्चन मैं कर लेती थी, जिस भी प्लेटफॉर्म पे वो करवाते थे वहीं पे जाके। लेट्स मूव टू थर्ड सेमेस्टर वेयर आई हैव टू इंक्रीज माई CG। अब हमारे इलेक्ट्रिकल के कोर सब्जेक्ट भी स्टार्ट हो गए और मुझे 7.5 से ऊपर CG करने के लिए मुझे 8+ CG चाहिए थी, इवन 8.1+ CG चाहिए थी। तो मतलब अच्छे से घिसना पड़ेगा वहाँ पे। और उसके साथ साथ मुझे DSA भी कंटिन्यू करना था, क्योंकि अगर मैं DSA नहीं करूँगी तो कोई पॉइंट ही नहीं है। अगर मैं CG बढ़ा भी लूँ, कंपनी शॉर्टलिस्ट तो तुम्हारे कोडिंग एबिलिटी के बेसिस पे करेगी ना। तो दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली करनी थी। एंड थर्ड चीज़ जो मैं कर रही थी वो थी वॉलीबॉल। तो मैं सिर्फ 3 चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर रही थी। पहला था मेरी CG और क्लासेस जाना, कोर्सेज पढ़ना, वो सब। दूसरा था DSA। तो ऑफकोर्स मैं नहीं छोड़ सकती थी।
एंड तीसरा था वॉलीबॉल। वॉलीबॉल मैंने क्यों कंटिन्यू किया इतने हेक्टिक शेड्यूल के बाद भी, मे बी बिकॉज वॉलीबॉल खेलने के बाद आई फेल्ट रिफ्रेशिंग, और जो भी मोनोटोनस लाइफ चल रही थी ना उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आ रहा था। एंड इन 3 चीज़ों के अलावा मैं और कुछ प्रायोरिटाइज नहीं कर रही थी। मेरा फ्रेंड सर्कल में जाना बहुत कम हो गया था, उनके साथ गॉसिप करना, घूमने जाना, कैंपस में इधर उधर घूमना बहुत ऐसे ज़ीरो ही हो गया था ऑलमोस्ट। तो मेरा फ्रेंड सर्कल वॉज, क्या बोलते हैं उसको ख़त्म हो गया था। तो मेरा फ्रेंड सर्कल एकदम ऐसे ख़त्म ही हो गया था काइंड ऑफ, कि मैं किसी से बात नहीं कर रही हूँ, मैं बस सुबह उठ रही हूँ, क्लास जा रही हूँ, क्लास के बीच में जो ब्रेक्स होते हैं उसमें भी ऐसे कर रही हूँ। इवन कुछ क्लासेस जैसे कुछ एचएस कोर्सेज वगैरह होते हैं जिसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता सुनना, वहाँ पे भी मैं ऐसे लैपटॉप खोल के डीएसए कर रही होती थी। तो एकदम ऐसे हर जगह मुझे बस डीएसए दिख रहा था कि जहाँ टाइम मिले वहाँ डीएसए कर लो। इसके बाद थर्ड सेमेस्टर में हमारी लैब्स बहुत ज़्यादा आ गई थी, तो इलेक्ट्रिकल का एक ये ड्रॉबैक है कि ऑलमोस्ट हर दिन मेरी लैब थी, 5 के 5 दिन मेरी लैब थी, ऐसे 2 to 4 या 2 to 5। तो अगर 2 to 4 लैब है और लैब्स में ऐसे लैपटॉप वगैरह अलाउड नहीं होते, तो अगर एक्सपेरिमेंट जल्दी हो भी गया तो वहाँ खाली बैठना पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकते। तो उस 4 से 5 के बीच में मैं कोई भी डीएसए की वीडियो देख लेती थी, एंड 5 बजे के बाद मैं वॉलीबॉल खेलने जाती थी। तो 5 to 8 मेरा ऐसे प्ले टाइम होता था, बोल सकते हो कि माइंड रिफ्रेश करने के लिए। फिर 8 बजे ऐसे वॉलीबॉल से वापस आके नहा लो, फिर डिनर कर लो, तो ऐसे 8 to 9 या 8 to 9:30 तक वो सब हो जाता था। तो उसके बाद अगर मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई नहीं हूँ तो मैं एक वीडियो देख लेती थी, एंड देन नेक्स्ट डे से रिपीट कि सुबह उठो, क्लास जाओ, डीएसए करो, लैब्स जाओ, वापस आओ, वॉलीबॉल खेलो, एंड बीच में क्वेश्चंस करो। और वीकेंड्स तो ऑलमोस्ट फ्री होते थे, तो उस पर तो मैं ट्राई करती थी कि एटलीस्ट 1 या 2 नए क्वेश्चन मैं खुद से सॉल्व करूँ, क्योंकि क्लासेस के बीच में या गैप्स के बीच में मैं मे बी नए क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाऊँ और वीडियो वाले क्वेश्चन सॉल्व करूँ, जो भी वीडियो में वो लोग टॉपिक समझाते हुए सॉल्व करवाते हैं वो वाले। तो मैं ट्राई करती थी कि हफ्ते में 2 या 3 यूनिक क्वेश्चन सॉल्व करूँ खुद से, खुद की एबिलिटी से। और अगर वो नहीं होते थे तो मैं सॉल्यूशन देख लेती थी कि 4-5 अटेम्प्ट के बाद मैं देख लेती थी, और फिर मैं कंपेयर करती थी अपने कोड को सॉल्यूशन से कि मैंने क्या चीज़ छोड़ दी, ट्राई रन करके देखती थी कि हाँ, ओ दिस एज केस मैंने कंसिडर नहीं किया। तो ऐसे कर कर के ही एक टाइम के बाद मैं खुद से सॉल्यूशन निकाल लेती थी, डेवलप कर लेती थी। कभी कभी वो सिमिलर होता था जो सॉल्यूशन लिखा है उससे, और कभी कभी बहुत डिफरेंट होता था। तो हाँ, दैट्स हाउ आई इम्प्रूव। तो इसके बाद हमारी विंटर ब्रेक स्टार्ट हो गई। मंडी में ठंड थोड़ी ज़्यादा होती है तो हमें लंबी विंटर ब्रेक मिलती है, अराउंड 2 मंथ्स। और स्टार्टिंग में इंटर आईआईटी स्पोर्ट्स मीट थी जहाँ पे सारी आईआईटीज मिलती है और स्पोर्ट्स में compete करती है, तो मैं वॉलीबॉल के लिए वहाँ गई थी। और 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक उसी में मैं बिजी थी। पर डीएसए में कंसिस्टेंट रहने के लिए व्हाट आई डिड वाज कि रिपीटेड क्वेश्चंस मैं दोबारा सॉल्व करती थी, कि जो पहले से सॉल्व कर चुकी हूँ मैं वो करती थी सॉल्व, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम मिलता नहीं था कि मैं और वीडियोस देखूँ या फिर नए क्वेश्चन सॉल्व करूँ। ऐसे 15-20 मिनट में देती थी कि एटलीस्ट मैं आउट ऑफ टच ना हो जाऊँ, और रिपीटेड क्वेश्चन सॉल्व करती थी क्योंकि एटलीस्ट मेरे बैक ऑफ द माइंड में उसका सॉल्यूशन है। उसके बाद 20 दिसंबर को मैं घर चली गई, एंड घर पे मेरा बहुत ज़्यादा फिक्स्ड रूटीन था कि मतलब मेरे घर पे बहुत जल्दी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और सब फ्री हो जाते हैं, तो 7:30 8 मैक्सिमम 8 के अराउंड सब कुछ हो जाता है। तो मैं से 8:30 लिमिट लेती थी कि 8:30 पे मेरे को पढ़ना स्टार्ट करना है, और मैं कर देती थी। मॉर्निंग में 8:30 से 12 तक मैं पूरा डीएसए करती थी कि पहले वीडियो देखी, फिर क्वेश्चन सॉल्व किए, और विंटर ब्रेक तक मेरे ट्रीज तक के टॉपिक कंप्लीट हो गए थे, एंड तब तक मैं अपना कॉलेज से ही देख रही थी। पर ट्रीज के बाद वाले जो टॉपिक्स थे तो उसमें उनकी प्लेलिस्ट में टीचर चेंज हो गया था, तो पहले शायद श्रद्धा मैम थी और फिर कोई सर आ गए थे जिनका मुझे खास समझ नहीं आया, तो मैंने चैनल चेंज किया। फिर मैंने लव बबर से देखे बाकी सारे टॉपिक्स, ट्रीज के बाद वाले सारे टॉपिक्स फिर मैंने लव बबर से कंप्लीट किए, एंड एंड ऑफ दिसंबर तक वो कंप्लीट हो गए थे, तो 10 दिन में वो टॉपिक कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद मैंने जनवरी से लीड कोड पे शिफ्ट कर लिया, जीएफजे टू लीड कोड, क्योंकि लीड कोड पे थोड़ा डिफिकल्टी ज़्यादा होता है जीएफजे के कंपेरेटिवली। तो उस टाइम मैं ऐसे नए क्वेश्चन उठा के सॉल्व करती थी कि कोई भी रैंडम क्वेश्चंस, और जो भी ऐसे स्टार्टिंग में पेज पे दिख जाते थे वो उठा लिए। और उस टाइम तक मेरा सारा डीएसए एटलीस्ट थ्योरेटिकली कंप्लीट हो गया था कि मैं कोई भी क्वेश्चन एटलीस्ट अटेम्प्ट कर सकती हूँ। तो मैं
टॉपिक वाइज भी कर लेती थी और रैंडम भी कर लेती थी। हाँ, और इसके साथ साथ अगर बात करें प्रोजेक्ट्स की, तो जो शाम का टाइम होता था, तो हाँ, मैंने सुबह का तो बता दिया कि 8:30 टू 12 में डीएसए करती थी, फिर 2 घंटे का ब्रेक लेती थी, 12 टू 2 ब्रेक, फिर 2 से 4 वापस डीएसए, एंड देन 4 टू 7, अराउंड 7 या 7:30 उस टाइम मैं प्रोजेक्ट्स के लिए पढ़ती थी। तब मैंने स्टार्ट किया था पढ़ना। तो मैंने विंटर ब्रेक में ही प्रोजेक्ट्स के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो उस टाइम तो एआई नहीं था, तो HTML CSS जो भी बेसिक वेबसाइट्स थी वो भी रेलेवेंट थी। पर अगर हम आज के टाइम की बात करें तो आई डोंट थिंक वो रेलेवेंट है, क्योंकि एआई के थ्रू तुम बहुत ईजिली उस टाइप की वेबसाइट बना सकते हो। मैंने कोड विद हैरी की प्लेलिस्ट फॉलो की थी उस टाइम, और बेसिक वेबसाइट जो भी उन्होंने अपनी प्लेलिस्ट में बनवाई थी वही बनाई थी, जैसे HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से। तो विंटर ब्रेक में मैंने ऐसे 1 या 2 प्रोजेक्ट्स बनाए थे। तो पहला तो था वो टास्क मैनेजर, टास्क शेड्यूलर जो भी बोलते हैं उसको, और दूसरा था एक म्यूज़िक वेबसाइट थी। अभी आई डोंट थिंक आज के ज़माने में उस टाइप के प्रोजेक्ट्स कुछ भी अपलिफ्ट करेंगे तुम्हारे रिज्यूमे को। वो मतलब कॉपी पेस्ट टाइप लगेंगे कि हाँ, ऐसे आधे घंटे का काम है एआई यूज़ करके, तो आधा नहीं तो 1 घंटा। So without making this video too long, I'll end this video here, and I hope this video was helpful for you. Make sure to like the video and subscribe to the channel, and I'll see you in part 2.